देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो हेडिंग कर लो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। redemption of preference share। देखो रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट ही होता है। ठीक है, जैसे हम लोग डिवेंचर में किए थे वैसे प्रेफरेंस शेयर का भी मतलब सेम है। रिडेम्पशन का मतलब होता है रिडीम करना। यानी हम लोग प्रेफरेंस शेयर जब इशू करते हैं तो क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से जो है पैसा लेते हैं। ठीक है, तो वो पैसा ऐसा नहीं है कि वापस नहीं करना होता है। ठीक है, ये भी पैसा वापस करना होता है। वापस करने को ही रिडेम्पशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये कैपिटल होता है। प्रेफरेंस शेयर इशू करने से कैपिटल कैपिटल रेज होगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर इशू करने से कैपिटल रेज होगा। तो कैपिटल को जब हम लोग रीपे करेंगे तो वही हो जाएगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के टूवर्ड्स जो कैपिटल दिया था उसको रिडीम करने का जो प्रोसेस है वही हमें पढ़ना है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एक सेल लिख रहे हैं लोग, यहाँ बोर्ड बंद हो गया। एक ठीक है, चलो लिखो रिडेम्पशन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू preference shareholder at agreed rate पर या प्रीमियम पे रिडीम करना होता है। ठीक है, डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होता है, क्योंकि डिस्काउंट पे रिडीम होगा तो कौन प्रेफरेंस शेयर लेगा। अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोल रहे हैं कि आपसे 100 लेंगे और आफ्टर मान लो 3 इयर्स आपको 90 रुपीज रिटर्न करेंगे, तो कोई नहीं प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा। ठीक है, तो या तो 100 का 100 रिटर्न करो या फिर 100 पे ज्यादा रिटर्न करो। तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फायदा क्या है, जो डिविडेंड मिलेगा। जैसे डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है वैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। अगर पार पे रिडीम हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, प्रीमियम पे हुआ तो डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा अमाउंट एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। ठीक है, अब ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ आना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे बोलते हैं, ऑथराइज्ड होना चाहिए। ठीक है, ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर कांट बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुल्ली पेड। ठीक है, अब फुल्ली पेड पार्टली पेड क्या होता है वो तो हम लोगों ने कंपनी अकाउंट्स में देखा हुआ है। जैसे मान लो एक प्रेफरेंस शेयर का जो पूरा वैल्यू है, ठीक है, जो इशू प्राइस है मान लो वो है पार वैल्यू पे जो कि 100 है। ठीक है, अब कंपनी ने बोला कि हम लोग एप्लीकेशन में 20 ले लेंगे, अलॉटमेंट में 30
और मान लो बैलेंस जो है वो बाद में 50 लेंगे, ये पहले कंपनी ने ले लिया और अभी तक कॉल नहीं किया है, तो इतना कॉल्ड अप है, इतना नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अनकॉल्ड। ठीक है। अब जो अनकॉल्ड अमाउंट है वो जब तक कंपनी कॉल नहीं करेगी तब तक इस शेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टली पेड है, क्योंकि 50 रुपीज अभी तक पेड नहीं है। तो पार्टली पेड का रिडीम क्यों करे, क्योंकि जब मैंने किसी से 100 रुपए लिया ही नहीं तो उसको 100 रुपए वापस देंगे या उससे ज्यादा देंगे तो मेरे लिए तो लॉस है, हम ऐसा क्यों करें। तो इसीलिए रूल्स ये है कि कंपनी तभी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगी जब उसका ये पूरा शेयर्स क्या हो जाएगा, फुल्ली पेड अप होगा, नहीं तो क्यों करेगी, उसके लिए लॉस है। तो फुल्ली पेड अप नहीं होने से नहीं किया जाता है, फुल्ली पेड अप होगा तभी कंपनी करेगी। अब मान लो बैलेंस शीट में हमें दो तरीके का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, एक मान लो पार्टली भी दिया हुआ है, एक पार्टली पेड दिया हुआ है, एक मान लो फुल्ली पेड दिया हुआ है। हमें बोला है कि क्वेश्चन में रिडेम्पशन दिखाने के लिए, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो सिर्फ इतने शेयर्स का क्या होगा, रिडम्पशन होगा। ठीक है। लेकिन अगर पार्टली पेड का जो अमाउंट है उसका हम लोग रिडेम्पशन नहीं करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको फुल्ली पेड बना के रिडीम करो तब ठीक है, देन फॉलो द क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो सिर्फ इतना रिडेम्पशन होगा, ये रिडेम्पशन कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोला कि इसको तो रिडीम करना ही है, साथ ही साथ इसको फुल्ली पेड अप बना लो, मतलब कॉल कर लो जितना बाकी है, फिर उसको रिडीम करो, तो ठीक है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ओनली फुल्ली पेड को करेंगे, अगर बोलेगा कि फुल्ली पेड तो होगा ही होगा, पार्टली पेड को भी फुल्ली पेड बना के करो, तो दोनों करेंगे। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ओनली फुल्ली पेड वाला पोर्शन जाएगा। ठीक है। पार्टली पेड कभी भी रिडीम नहीं होता है जब तक वो फुल्ली पेड नहीं होगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि नहीं मुझे एक ही तरीके का शेयर जो है रिडीम करना है, मतलब पार्टली फुल्ली दोनों है लेकिन सिर्फ फुल्ली करना है, तो फुल्ली करेंगे, क्योंकि बिना फुल्ली पेड अप के कभी भी रिडीम पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब रिडेम्पशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो तीन कंडीशन अवेलेबल होना चाहिए रिडेम्पशन के लिए। ठीक है। फर्स्ट जो है मनी अवेलेबल, पैसा चाहिए, लोगों का पैसा वापस करेंगे तो पैसा चाहिए, बिना पैसे के रिडेम्पशन का सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है। मतलब पैसा जुगाड़ रखना पड़ेगा, क्योंकि जब इशू हुआ था प्रेफरेंस शेयर तभी तो बोल दिया गया था कब रिडीम होगा। जैसे लोन, लोन का एक रूल्स होता है ना भाई, मंथली ईएमआई देना है कि जो भी देना है, तो फिर सोच समझ के ना लोन लेना पड़ेगा, ऐसी थोड़ी ना होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब देखो हमें एक तो पैसा रखना है जरूरी, ठीक है, और जो प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम अमाउंट है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कैसे राइट ऑफ करेंगे उसके लिए भी हमें रूल्स बताया गया है। ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे एक लीगल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना पड़ेगा, लीगल रिक्वायरमेंट सेक्शन 55। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर मनी अवेलेबल जो है, मनी अवेलेबल कहाँ से हो सकता है, किसी कंपनी के पास पैसा कहाँ से आ सकता है, उसके बैंक बैलेंस में रह सकता है। ठीक है। तो पहले लिखेंगे एग्जिस्टिंग, अगर है तो ठीक है, एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस। ठीक है। अच्छा, या फिर कहाँ से पैसा मिल सकता है, मान लो बैंक में पैसा है लेकिन उतना भी नहीं है जितना जरूरत है, तो क्या कर सकता है, कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट बेच सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब ये सब रहेगा हमारे पास क्वेश्चन में। ठीक है। इशू ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब कंपनी चाहे तो शेयर इशू कर सकती है, शेयर इशू करने से क्या मिलता है, पैसा मिलता है, पैसा मिलता है, पैसे का जरूरत है, तो मनी अवेलेबिलिटी कंपनी इस तरीके से कर सकती है। ठीक है। अच्छा, और रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है, ठीक है, अगर प्रीमियम का रिडेम्पशन करना है तो उसमें दो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ दो लिखना है, हम ना थोड़ा इसको हटा के ऊपर लिख रहे हैं, तुम लोग मत हटाओ। ठीक है। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखो कि प्रीमियम
प्रीमियम रिडेम्पशन के लिए क्या क्या अवेलेबिलिटी होना चाहिए, तो इसमें लिखो प्रेस्क्राइब कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट comply with AS अंडर सेक्शन है ये 133, ठीक है। और इसमें हाइफन देके लिख लो ऐसे करके, तुम लोग नीचे भी लिख सकते हो, एरो नीचे लगा सकते हो, पीएल और जीआर बताते क्या है, ठीक है। और इधर में लिखो अदर कंपनीज, अदर कंपनीज, अदर कंपनीज के नीचे एरो लगा के लिखना है सिक्योरिटीज प्रीमियम A/P, पीएल और जनरल रिजर्व बता देते हैं। बोल रहा है कि अगर कंपनी अपना रिडेम्पशन प्रीमियम में कर रही है तो मान लो पर वैल्यू तो देना ही है, 100 का 100 तो देना ही है, साथ ही साथ मान लो कंपनी बोल रही है कि हम 100 का शेयर कितने में रिडीम करेंगे, 110, तो इसमें प्रीमियम कितना हुआ, 10, ठीक है। अब ये 100 के लिए तो मनी अवेलेबल करेगी, और जो प्रीमियम का रिडेम्पशन करेगी उसके लिए रूल्स बता दिया है क्या करना है। अगर कोई सेक्शन अंडर सेक्शन 133 कंपनी है, अब ये अंडर सेक्शन 133 कंपनी जो है, अब सेक्शन 133 के अंदर जिस कंपनी को प्रेस्क्राइब किया गया है वो तुम लोग लॉ में पढ़ सकते हो, अकाउंट्स में वैसे क्या होगा बता देगा कि सेक्शन 133 में आता है कि नहीं आता है। अगर 133 के अंडर का कंपनी है तो हम लोग को प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, ये एक्स्ट्रा 10 को राइट ऑफ करने के लिए दो चीज यूज करने के लिए बोला गया है, एक बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बोला गया है जनरल रिजर्व। लेकिन अगर सेक्शन 133 के अलावा जो भी कंपनी है उनको भी प्रीमियम रिडीम करने के लिए पीएल जनरल रिजर्व दिया जाएगा, साथ ही साथ और क्या दिया जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये तुम लोग को क्वेश्चन करते वक्त देख लेना है कि भाई कौन सा कंपनी है, और वो रूल्स जो है याद, ये तो रूल्स है देखो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो देखो यहाँ पर लिखो, लीगल रिक्वायरमेंट है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर। ये लीगल रिक्वायरमेंट क्यों बनाया गया है, पहले ये लिखो, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर, for protection of interest of आउटसाइडर्स, ठीक है। आउटसाइडर्स कौन होता है कंपनी में, जैसे क्रेडिटर हो गया, किसी से लोन लिया है, ठीक है, ये सारे लोग क्या होते हैं आउटसाइडर, डिवेंचर होल्डर इज आल्सो आउटसाइडर्स, ठीक है। तो आउटसाइडर का प्रोटेक्शन कम नहीं होना चाहिए, वो क्या होता है वो हम समझा देंगे, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोटेक्शन ताकि खराब ना हो इसके लिए क्या करना है, इशू ऑफ शेयर्स और ट्रांसफर टू, यहाँ पर लिखो, ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, ये इशू ऑफ, दिखेगा, इशू ऑफ शेयर्स और ट्रांसफर टू, और ट्रांसफर T/F लिखा है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। जैसे हम लोग सीआरआर, अभी तो बोनस नहीं किया है, जिन्होंने किया हमको पता होगा अगर कभी किया है तो सीआरआर क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रूल्स क्या लगाना है, बोल रहे हैं कि ये लीगल रिक्वायरमेंट क्या है कि आउटसाइडर का प्रोटेक्शन कम ना हो, वो कैसे होता है वो हम बताते हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोल रहे हैं कि या तो शेयर इशू कर सकते हैं प्रोटेक्शन को एज इट इज रखने के लिए, या फिर हम लोग सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं। अब ये सब प्रोसेस कैसे होगा वो देख रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेल कैसे होगा तो पता है, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट होगा तो बेच देगा, मार्केट में बेचेगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, पैसा आएगा, ठीक है। शेयर इशू करने से पैसा आएगा, बैंक बैलेंस है उसका यूज कर सकता है, और ये तो लॉ बता दिया है, ठीक है। अगर अंडर सेक्शन 133 है तो पीएलजीआर यूज करेगा, अगर अदर कंपनी है तो तीनों चीज यूज करेगा इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, और दो चीज इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, और लीगल रिक्वायरमेंट में जो है ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसमें मान लो यहाँ पर हम एक बैलेंस शीट बना रहे रफली, ठीक है। अब यहाँ पर एक एसेट लिख लिया, मान लो ये 30 लाख है, ठीक है, और इधर मैंने लिखा सिक्योरिटीज कैपिटल 10 लाख, यहाँ पर लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख, क्रेडिटर 10 लाख, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30 लाख, ठीक है। अच्छा अब कंपनी
क्या कर सकती है, मान लो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है क्रेडिटर का वो कितना है, अगर ये हमें समझना है तो देखो कंपनी मैक्सिमम क्या कर सकती है कि अगर कंपनी को डिविडेंड देना है, ठीक है, अगर कंपनी को डिविडेंड देना है तो कहां से डिविडेंड दे सकती है, अगर मान लो कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, मतलब रिडेम्पशन के पहले मान लो कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, क्योंकि डिविडेंड देना तो एक रेगुलर एक्टिविटी है, तो कंपनी अगर डिविडेंड पे करना चाहती है तो कहां से पे करेगी, डिविडेंड कहां से दिया जाता है, ये इतने सारे चीज प्रॉफिट से मैंने तो बहुत ही छोटा सा बैलेंस शीट बनाया, वो देख के पता चल रहा है कहाँ से देना पड़ेगा, प्रॉफिट से। अब प्रॉफिट अगर हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं, मान लो कंपनी मैक्सिमम कितना दे सकती है, जितना प्रॉफिट है, तो मैक्सिमम कितना दे सकती है यहाँ से 10 लाख, ठीक है। अगर कंपनी 10 लाख का डिविडेंड दे देती है तो उस केस में कंपनी का ये बैलेंस शीट कैसे देखने में हो जाएगा, यहाँ से शेयर कैपिटल तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, पीएल मेरा क्या हो जाएगा 10 लाख से कम हो जाएगा, पीएल हट जाएगा, क्रेडिटर कितना रहेगा 10 लाख, और इधर एसेट भी तो हटेगा, डिविडेंड जब देंगे तो क्या बैंक जो है वो क्रेडिट नहीं होगा, डिविडेंड देने से बैंक क्रेडिट होगा, तो एसेट कितने से कम होगा, तो फिर कितना बचेगा इधर 20 लाख, ठीक है। अब चेक करो कि कंपनी अगर डिविडेंड देती है, जो कि कंपनी दे ही सकती है, तो क्रेडिटर जो है आउटसाइडर वो कितना टाइम प्रोटेक्टेड है, क्रेडिटर का प्रोटेक्शन बताओ, प्रोटेक्शन का मतलब क्रेडिटर या बैंक लोन हो या बीओडी हो, जो भी हो, अगर क्रेडिटर ने 10 लाख उधार दिया है ना इस कंपनी को, इसका मतलब तो यही हो गया, ठीक है, और वो उधार कैसे मिटा सकती है कंपनी, जितना उसके पास एसेट है, उसके पास एसेट कितना है, तो फिर वो कितने टाइम प्रोटेक्टेड है 2 times. 22 टाइम्स, 20 टाइम कैसे, 2 टाइम्स, 2 गुना प्रोटेक्टेड है, उसे 10 लाख चाहिए, कंपनी के पास कितना पड़ा हुआ है, तो फिर वो 2 गुना प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अच्छा अब देखो कंपनी अगर डिविडेंड तो पे करेगी, अब कंपनी बोल रही है कि हम रिडेम्पशन भी करेंगे शेयर्स, जो हमारा टॉपिक है, तो शेयर कैपिटल कितना है 10 लाख, सेम बैलेंस शीट लिखेंगे, ये पीएल कितना है 10 लाख, ठीक है, क्रेडिटर सेम लिखेंगे, क्रेडिटर है हम लोगों का 10 लाख, तो यहाँ कितना हो गया 30 लाख। अच्छा अब एसेट भी हम सेम लिख रहे हैं, यहाँ पर कितना हो गया 30 लाख, ठीक है। अच्छा अगर कंपनी डिविडेंड पे कर देती है, करने दो, ठीक है, डिविडेंड पे कर देती है तो कितना पे कर सकती है, मैक्स टू मैक्स 10 लाख, ठीक है। और इस सिचुएशन के बाद क्रेडिटर का प्रोटेक्शन कितना रहता है, अभी हम लोगों ने देखा क्रेडिटर का प्रोटेक्शन कितना टाइम रहता है 2 टाइम्स, ठीक है। अब कंपनी बोल रही है सेकेंड एक्टिविटी, कंपनी क्या करेगी, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेगी, ठीक है, मान लो कितने का कर रही है 2 लाख का, ठीक है। अब मुझे बोलो ये बैलेंस शीट कैसे देखने में लगेगा, शेयर कैपिटल कितना दिखेगा 8 लाख, ठीक है, 10 - 2, क्योंकि ऑब्वियसली शेयर कैपिटल के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स रहता है, तो ये कितना हो जाएगा 8 लाख, ठीक है। अच्छा अब ये जो पीएल है ये तो डिविडेंड देने पे क्या हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है, तो पीएल को नहीं लिख रहे हैं। अच्छा अब क्रेडिटर कितना बचा 10 लाख, इनको तो हम लोगों ने भी रीपे नहीं किया, तो ये कितना हो गया 18 लाख। अच्छा अब इधर एसेट कितना रिड्यूस हुआ है, पहले 30 लाख था, 30 लाख में से कितना गया डिविडेंड के लिए 10 लाख, और अभी रिडीम किया प्रेफरेंस शेयर, तो उसके लिए तो पैसे का जरूरत होगा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कितना दिया 2 लाख, तो बचा कितना 12 माइनस होगा 18, तो 18 लाख। अब क्रेडिटर का प्रोटेक्शन निकालो, क्रेडिटर का प्रोटेक्शन निकालो, कितना 18 लाख है अवेलेबल, उनको चाहिए 10 लाख, तो उनके हिसाब से वो कितने टाइम्स प्रोटेक्टेड हो गए, तो उनका प्रोटेक्शन क्या हो गया, आफ्टर रिडम्पशन प्रोटेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो नहीं चलेगा, यहाँ लिखा हुआ है देखो, वो लॉ बोल रहा है नहीं चलेगा, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर, ये नहीं करना है, हम लोग प्रेफरेंस शेयर को पे कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्रेडिटर का क्योंकि जब उसने क्रेडिट दिया था कंपनी को तब उसका 2 टाइम्स प्रोटेक्शन देख के दिया था, तो अब जैसे हम बैंक से लोन लिए, बैंक को हम बताएं मेरा ये एसेट है वो एसेट है, ठीक है, तो बैंक मेरा एक इनकम एसेट देख के मुझे लोन दे दिया, अब अगर हम सब बेचने लगे बैंक का लोन ना दे तो ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, प्रोटेक्शन को मुझे एज इट इज ही रखना है, मतलब जब क्रेडिटर मुझे क्रेडिट दिया था तब अगर मेरा 2 टाइम्स था, तो कुछ भी एक्टिविटी हो जाए मुझे कितना रखना है
2 टाइम्स ही रखना है। तो उसके लिए 2 उपाय बोला, एक बोला है शेयर इशू कर दो, ठीक है, और एक बोला है या फिर कैपिटल रिजर्व। तो वही देखेंगे शेयर इशू करने से क्या हमारा प्रोटेक्शन एज इट इज रहेगा। चलो देखते हैं एज इट इज रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट, ठीक है, इस पे ही हम फिर से करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये बैलेंस शीट हम मानते हैं शेयर इशू करने से होता है कि नहीं। तो मैंने हेडिंग दे दिया शेयर इशू करने से कैसे होगा, देखो। तो यहाँ बैलेंस शीट सेम वाला बना लेते हैं। शेयर कैपिटल था 10 लाख, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे, अच्छा मुझे सुनाई नहीं दे रहा एडमिट करने के लिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। শুনতেই পাচ্ছি না, মানে আওয়াজ আসছিল না। अच्छा अब एसेट लिख देते, चलो इधर एसेट, ठीक है। एसेट कितना था, देखो मैंने जो बैलेंस शीट बनाया 30 लाख ही था। अब हम बोल रहे हैं शेयर इशू करेंगे। अच्छा कितना इशू करेंगे, जितना रिडीम करने वाले, ठीक है। अब मान लो रिडीम हम वही 2 लाख ले रहे हैं, तो मैंने 2 लाख का रिडम्पशन कर दिया। कौन से शेयर का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, ठीक है। तो मेरे पास कितना शेयर कैपिटल बचेगा, 8 लाख। अब शेयर इशू कितना करना है, जितना रिडीम करना है, ठीक है। तो फिर बोलो कितना शेयर इशू होगा, 2 लाख। जितना रिडीम किया उतना बोल रहे हैं, तो 2 लाख। तो फिर कितना शेयर कैपिटल बन गया, 10 लाख, ठीक है। अच्छा अब एसेट में क्या होगा, अगर हम रिडीम कर रहे हैं तो मेरा कितने से कम होगा, 2 लाख। लेकिन हम इशू कर रहे हैं तो मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगा, तो अगेन क्या हो जाएगा, 2 लाख। मतलब इधर भी प्लस माइनस, क्योंकि कैपिटल भी 2 लाख से अप 2 लाख से डाउन, और एसेट भी 2 लाख से अप और 2 लाख से डाउन, ठीक है। तो ये कितना बन गया फिर बताओ, 30 बनेगा। +2 -2 होने से 30 लाख ही बनेगा, ठीक है। अच्छा और इधर हम लोग पीएल लिखेंगे। पीएल कितना हो गया, 10 लाख, ठीक है। मैंने पहला वाला एग्जांपल को ही एज इट इज रखा हुआ है। क्रेडिटर कितना है, 10 लाख, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 30 लाख, और ये कितना हो गया, 30 लाख। अब क्रेडिटर का प्रोटेक्शन चेक करो, क्रेडिटर का प्रोटेक्शन, ठीक है। अब मान लो क्रेडिटर के प्रोटेक्शन का अगर कंपनी मैक्स टू मैक्स क्या कर सकती है, डिविडेंड दे सकती है। अगर डिविडेंड देगी तो पीएल साइड से भी 10 लाख कम होगा और एसेट साइड से भी कितना कम हो जाएगा, 10 लाख ही कम होगा, ठीक है। दोनों साइड से 10 लाख कम होगा। अगर दोनों साइड से 10 लाख कम हो जाता है तो फिर मेरा क्रेडिटर का प्रोटेक्शन कितना रहेगा, 2 टाइम्स ही रहेगा, जो रहना चाहिए। मैंने जो मेन बैलेंस शीट के हिसाब से किया, कंपनी अगर मैक्स टू मैक्स डिविडेंड दे भी देती है, पूरा 10 लाख का यूज कर भी लेती है, तो भी क्रेडिटर का प्रोटेक्शन कितना रहा, 2 टाइम्स। ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्रेडिट देखो डिविडेंड भी दिया, प्रेफरेंस शेयर को भी रिडीम कर दिया, फिर भी प्रोटेक्शन एज इट इज रहा, ठीक है। तो कैसे करके पॉसिबल हुआ, शेयर इशू करके। और एक प्रोसेस होता है सीआरआर क्रिएट करके, ठीक है। ये सब समझने के लिए, क्वेश्चन में कोई ये सब नहीं पूछेगा, ये चैप्टर के बेस के लिए, ठीक है। अब मान लो एसेट है मेरा 30 लाख, ठीक है। शेयर कैपिटल है मेरा 10 लाख। अब मुझे क्या करना है, रिडीम करना है। तो हम सेम ही लेंगे अमाउंट, नहीं तो समझा नहीं सकते ना। कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो कितना आ गया बोलो, 8 लाख, ठीक है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बाय क्रिएटिंग सीआरआर, ठीक है। तो अब सीआरआर कहां से क्रिएट होता है, सीआरआर क्रिएट होता है फ्री रिजर्व से, ठीक है। तो हमारे पास इस बैलेंस शीट में फ्री रिजर्व के नाम पे क्या है, पीएल, कुछ और रिजर्व तो है ही नहीं, ठीक है। अब सीआरआर कितना क्रिएट करना है, जितना प्रेफरेंस शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू होगा जो रिडीम कर रहे हैं, उतना सीआरआर क्रिएट करना होता है। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है, 2 लाख, ठीक है। मैंने तो यहाँ कुछ प्रीमियम वगैरह बोला ही नहीं है। नॉमिनल वैल्यू कितना है, 2 लाख है। तो पीएल से अगर हम लोग सीआरआर क्रिएट करेंगे, कितना क्रिएट करेंगे, 2 लाख। क्योंकि मैंने वो सब लिखवा देंगे, अभी जस्ट समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो, বলছি एक घंटे ना এখন টোটাल क्रेडिटर तो लिखी। तो ये देखो पीएल से सीआरआर बना लिया 8 लाख, तो फिर मेरा सीआरआर बनेगा कि नहीं बोलो, अभी एक नया रिजर्व बनेगा कि नहीं। मैंने प्रॉफिट से 2 लाख निकाल के जिस अकाउंट में डाला, उस अकाउंट का नाम क्या है, सीआरआर। सीआरआर ऑल्सो रिजर्व होता है। तो रिजर्व सरप्लस के अंडर पीएल पहले 10 लाख था, वो कितना हो गया, 8 लाख। और सीआरआर कितने का बनेगा,
हाँ तो 2 लाख ना, CRR 2 लाख का ही तो बन रहा है, इसलिए 2 लाख बना रहे तो। और यहाँ पर क्रेडिटर कितना बचा, क्रेडिटर तो एज इट इज है, उसको थोड़ी ना चेंज करना है, हम तो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि अगर सीआरआर क्रिएट करेंगे तो बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आएगा। और कब क्रिएट करते हैं, जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे। कितना क्रिएट करना है, जितना नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगा। कहां से क्रिएट करना है, फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व के नाम पे मेरा जो एग्जाम्पल वाला बैलेंस शीट है वहां पर तो पीएल ही था, ठीक है। तो पीएल से हम लोगों ने कितना राइट ऑफ करवाया, 2 लाख, क्योंकि मैंने क्या माना, नॉमिनल वैल्यू कितना है 2 लाख। अब ये 2 लाख यहां से निकला तो मेरा 2 रिजर्व बन गया, पहले सिर्फ पीएल था 10 लाख का, अब पीएल में बचा 8 लाख, क्योंकि वहां से ड्रॉ किया, और जो ड्रॉ करके जिस अकाउंट में डाला उसका नाम क्या हो गया, सीआरआर। तुम लोग के पास मान लो 10 लाख रुपए है एसबीआई में, अब तुम लोग बोल रहे हो थोड़ा पैसा पीएनबी में रखेंगे, तो वहां से निकाल लिया 10 लाख से, तो 2 लाख निकाला, तो एक जगह 8 लाख बचेगा, एक जगह कितना बचेगा, 2 लाख नहीं बचेगा, तो वैसे 2 रिजर्व हो गया। अब यहां पर क्या इंपैक्ट आएगा, अब हम लोग अगर रिडेम्पशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, तो एसेट कितने से कम होगा, 2 लाख, तो यहाँ कितना बचेगा, 28 लाख। टोटल लगाओ कितना होता है। अब क्रेडिटर का प्रोटेक्शन चेक करो, अगर कंपनी डिविडेंड दे देती है उसके बाद देखो क्रेडिटर प्रोटेक्शन, तो क्रेडिटर का प्रोटेक्शन कितना होगा। क्रेडिटर क्या देखेगा कि कंपनी के पास 28 लाख है, कंपनी उससे क्या दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड। कितने पीएल बचे हैं उतना ही डिविडेंड देगा, आपके पास 10 लाख नहीं बच रहा है, कितना बच रहा है 8 लाख, तो 8 लाख का कंपनी डिविडेंड दे सकता है, ठीक है। उस पे क्रेडिटर कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन रिडेम्पशन के पर्पस पे उनका प्रोटेक्शन कम नहीं होना चाहिए। और उनका कितना जो है मतलब एक्सपेक्ट क्या है कि मुझे कितना मिलना चाहिए, कम से कम 10 लाख, और कंपनी के पास एसेट कितना बचेगा अगर वो डिविडेंड दे देती है। वैसे तो 28 लाख है, लेकिन डिविडेंड देने से कितना बचेगा वो तो हमें हमेशा देखना चाहिए, 20 लाख। तो हुआ इसमें भी 2 टाइम्स ही रह जाएगा, ठीक है। तो प्रोटेक्शन कम नहीं हुआ, उसके लिए लॉ ने अपना रूल्स निकाल लिया, उन्होंने सोच समझ के रूल्स लगा लिए कि भाई ऐसा ऐसा करोगे तो प्रोटेक्शन एज इट इज रहेगा, कभी भी कम नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर ये समझने के लिए था, ऐसा कोई क्वेश्चन तुम लोग को नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है अगर हमें चीजों का समझ हो, नहीं तो कैसे सॉल्व होगा। अब हेडिंग करते हैं रिडेम्पशन। आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, अभी जो बोला ना वही वाला, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो आउट ऑफ कैपिटल का मतलब फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, मतलब अभी जो दो चीज समझाया कि एक शेयर इशू कर सकते हैं, और दूसरा क्या समझाया हम लोग, फ्री रिजर्व से सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट से क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब जो टेक्निकल नाम है वो कुछ ऐसा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ही होता है फ्री रिजर्व। अगर तुम लोग डिवेंचर में ध्यान से सुने होंगे तो वहां भी मैंने बताया है कि फ्री रिजर्व, और ऐसे भी लॉ में तो सर बताते ही होंगे, फ्री रिजर्व का मतलब होता है जिसको हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिविडेंड देने के काम पे लगा सकते हैं। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो पड़ा हुआ है उसी का ना यूज करेंगे, जो किसी को डिविडेंड के नाम पे दे दिया अब उससे थोड़ी ना मांगने जाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब ये कैपिटलाइज कहाँ करना है, जहां कैपिटलाइज करना है उस अकाउंट का नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। वो कैपिटलाइजेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सीआरआर का यूज रेस्ट्रिक्टेड होता है, सीआरआर को हम लोग सिर्फ बोनस इशू के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी किसी काम पे यूज नहीं कर सकते, लॉक हो जाता है। ट्रांसफर टू सीआरआर, सीआरआर का फुल फॉर्म पहले लिखवा दिया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अब जब सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगा, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, ये जर्नल एंट्री होगा। तो वही फ्री रिजर्व के नाम पे जो रहेगा वही कर लोगे, ठीक है। लाइक पीएल हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, ठीक है। फ्री रिजर्व क्या क्या हो सकता है, फ्री रिजर्व का एग्जांपल उसमें भी बताया था, फ्री रिजर्व का एग्जांपल हो जाएगा जनरल रिजर्व, पीएल, रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम, সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম 3 को কি করে হবে, ওটা রেভিনিউ রিজার্ভই নয়, ওটা কি ডে টু ডে ইনকাম থেকে হয়। फ्रेश इशू, ठीक है, फ्रेश इशू देखो, हम लोग इक्विटी शेयर भी इशू कर सकते हैं और
प्रेफरेंस भी इशू कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक रूल्स होता है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं प्रेफरेंस को ही रिडीम करेंगे और प्रेफरेंस ही अपने बैलेंस शीट में लेके आएंगे, ये तो अजीब सा सुनने में लग रहा है ना, कि हम प्रेफरेंस को मतलब हम लोन रीपे करेंगे उसके लिए लोन लेंगे, ऐसा हो गया ना बात। लेकिन हाँ, इशू कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के लिए इक्विटी इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर के लिए प्रेफरेंस भी इशू कर सकते हैं, लेकिन सेम क्लास ऑफ शेयर्स नहीं होना चाहिए। सेम क्लास मतलब मान लो जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहते हैं वो 10% वाला है, और जो इशू कर रहे हैं वो 10% तो नहीं होना चाहिए, किसी और परसेंटेज का होना चाहिए, उसको बोलते हैं अदर क्लास ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो रिडम्पशन अगर प्रेफरेंस शेयर का करना है तो हम लोग इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स दोनों इशू कर सकते हैं। इक्विटी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वो प्रेफरेंस है ये इक्विटी है, कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन प्रेफरेंस के अगेंस्ट में प्रेफरेंस नहीं कर सकते हैं। हाँ, तब कर पाएंगे अगर सेम क्लास नहीं हुआ। सेम क्लास मतलब नाम सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब सेम क्लास इन द सेंस जैसे जैसे मान लो ना क्लास में ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन होता है, तो हम सोच रहे हैं कि तुम लोग चारों को एक ही सेक्शन में नहीं देंगे, लेकिन तुम लोग एक ही क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, वैसे ही हो गया। प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर ही है, लेकिन अगर जितना परसेंटेज ऑफ डिविडेंड वाला पहले इशू हुआ था वो नहीं होना चाहिए, कुछ अलग परसेंटेज का डिविडेंड इशू होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सीआरआर का यूज क्या होता है वो भी हम एक थोड़ा सा लिखवा देते, बाई चांस अगर पूछ ले तो। सीआरआर का यूज होता है बोनस इशू के लिए, कैन बी यूज्ड फॉर issuing fully paid up bonus share it can't be utilized for write off losses or preliminary expenses, ठीक है। इसको हम लोग कभी भी सीआरआर को किसी तरीके का लॉस राइट ऑफ की हमारे पास रिजर्व है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको किसी लॉस राइट ऑफ करने के लिए या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग यूज कर ले, ये पॉसिबल नहीं। एक ही यूज होता है इसका, बोनस, ठीक है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर के लिए। अच्छा, अब सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना है वो मैंने थोड़ी देर पहले वो छोटे छोटे एग्जांपल में बताया। जितना नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हम लोग रिडीम करना चाहते हैं उतना सीआरआर में ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। अब ये लिख लो, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर, क्योंकि वहां तो मैंने लिखवाया नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दिया था। अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर, सीआरआर में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू of preference shares to be redeemed, मतलब जितना प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाह रहे हैं उसका नॉमिनल वैल्यू के बराबर, ठीक है, हमें सीआरआर क्रिएट करना है। अच्छा, अब यहां पर लेस कर दो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू कर दो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, ठीक है। ये बताते हैं क्यों माइनस करवाए, तो सीआरआर इतना होगा। यहाँ पर देखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड मैंने लिखा है, सीआरआर में उतना ही ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग दोनों मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब हमें सीआरआर को भी यूज करना पड़ रहा है, इधर फ्रेश इशू भी करना पड़ रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कितना सीआरआर होना चाहिए। तो जितना हम लोग शेयर रिडीम करना चाहते हैं पहले वो चेक करेंगे कि जो शेयर रिडीम हो रहा है उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है, ठीक है। और अगर हम लोगों ने कुछ फ्रेश इशू भी करना है और सीआरआर भी क्रिएट करना है, ऐसा हो सकता है कि कंपनी को दोनों मेथड ही फॉलो करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सीआरआर में उतना अवेलेबिलिटी है ही नहीं जितना नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि मान लो मेरे पास उतना फ्री रिजर्व है नहीं कि जिससे हम उतना सीआरआर क्रिएट कर ले कि मेरा आउटसाइडर का प्रोटेक्शन रहे, तो मेरा डेफिसिट हो रहा है, ठीक है। तो हम तब क्या कर सकते हैं,
फ्रेश इशू कर सकते हैं, दोनों को मिला के कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अवेलेबिलिटी हुआ तो सिंगल सिंगल कर सकते हैं। तो अगर मुझे दोनों ही करना है तब मुझे कैसे डिसाइड करना चाहिए, पहले तो ये देखेंगे कि मुझे कितना नॉमिनल वैल्यू, मान लो मुझे 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। लेकिन मेरे पास मान लो कि जो सीआरआर बन रहा है वो मान लो 20,000 का बन रहा है फॉर एग्जाम्पल, वो नीचे दिया है, कोई भी एक आगे पीछे लिखो 20,000, तो फिर मुझे फ्रेश इशू कितना करना पड़ेगा 80,000, तभी ना मेरे पास 1 लाख अवेलेबल होगा, ठीक है। तभी तो मेरे पास 1 लाख अवेलेबल होगा। अगर मुझे 1 लाख का जरूरत है तो मुझे सपोर्ट सीआरआर कितने से कर रहा है, ओनली 20,000, तो मुझे इशू कितना करना पड़ेगा 80, या फिर मेरे पास इशू 80 हुआ है तो फिर सीआरआर से कितना लेंगे 20। अगर कंपनी सोच रही है हम पहले इशू ही करेंगे, अगर सफिशिएंट नहीं हुआ तो सीआरआर, तो वो कैसे निकालेंगे वही हम बता रहे हैं। अब तुम लोग इसको सीआरआर माइनस आगे लिख दो तो फ्रेश इशू आ जाएगा, फ्रेश इशू को आगे लिखे हैं तो सीआरआर आ जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट इतना ही है कि जितना हमें नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है उसमें मुझे अगर दोनों मेथड फॉलो करना पड़ रहा है, वो तो देखो क्वेश्चन हमें बताएगा कि क्या करना है, ठीक है। या फिर कंपनी सोचेगी कि उसे दोनों चीज लेना है या फिर किसी एक चीज से ही करना है। अगर दोनों लेना है तो क्यों ले रही है कंपनी, क्या उसके पास सफिशिएंट नहीं था, या फिर वो सोच रही है मिला जुला के करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अच्छा, अभी क्वेश्चन करोगे तो ये समझ में आना चाहिए, ये नहीं समझने वाला तो कुछ बात नहीं है कि जितना मुझे जरूरत है, मुझे हो सकता है दोनों जगह से लेना पड़े, तो दोनों जगह से लेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। अब मेथड लिखो, टाइप्स ऑफ मेथड, 3 तरीके का मेथड होता है। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, ठीक है। फर्स्ट मेथड में लिखो आउट ऑफ एग्जिस्टिंग फंड, आउट ऑफ एग्जिस्टिंग फंड, ठीक है। मेथड 2 क्या होता है, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, ठीक है। फिर लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड 1 एंड मेथड 2, ठीक है। अब देखो समझ में आएगा, ऊपर वाला जो पॉइंट लिखा है, पहला मैंने क्या लिखा, मेथड 1 आउट ऑफ एग्जिस्टिंग फंड, मतलब मेरे पास इतना पैसा अवेलेबल है कि हम उसी से रिडेम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रेश इशू कर सकते हैं, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिख लिया, चलो अब एग्जाम्पल 1 लिखो। लिखो नंबर ऑफ 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू है ₹100 ईच, ठीक है। रिडीम करना है, ठीक है। रिडीम रिडीम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 और 100 ईच हो गया। मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सीआरआर, ठीक है। हम लोग 10,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहते हैं, एक एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 ईच का, मतलब एक एक शेयर होता है। हम लोग को बताना है सीआरआर कितना क्रिएट होगा, तो मैंने सीआरआर का रूल्स बताया, सीआरआर कितना क्रिएट होना चाहिए, वो प्लस माइनस मत देखो, वो तो बैलेंस वाला दिया है। सीआरआर कितना क्रिएट होना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, ठीक है, सिंपल इतना। तो सीआरआर कितना क्रिएट होना चाहिए ऑलवेज, हाँ 10 लाख হবে না, 1 लाख হবে, 2 4 5 6 है 10 लाख। नॉमिनल वैल्यू ऑफ क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, ये देखो, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, ठीक है। तो अब नॉमिनल वैल्यू कितना है 100, एक शेयर्स का हम लोग कितना शेयर रिडीम करना चाह रहे हैं 10,000, 10,000 इंटू 100 करने से जितना आएगा वही नॉमिनल वैल्यू निकल के आएगा, तो कितना हो जाएगा ₹10 लाख। तो हमें अगर सीआरआर से अमाउंट, मतलब सीआरआर में ट्रांसफर करना है फ्री रिजर्व से अमाउंट, तो कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा 10 लाख, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, लिखो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 10,000, फिर से लिखो नॉमिनल वैल्यू वही 100 ही लिखो, ₹100 ईच। रिडेम्पशन वैल्यू लिखो 120,
अब बताओ कि सीआरआर कितना, सीआरआर में कितना जाएगा। तो जो रूल्स अभी बताए ना उसी के ऊपर करना है, ये हमेशा याद रखो। जब सिर्फ सीआरआर बोल रहे थे, वो प्लस माइनस तो बैलेंस के लिए मैंने बताया, जब कॉम्बाइन मेथड यूज होता है, ये याद रखो। तो बोलो कितना सीआरआर बनेगा। 10 लाख नॉमिनल वैल्यू लेना है, 120 नॉमिनल है, तब फिर क्या 10,000, इसीलिए तो क्वेश्चन में चेंज दिया है। 10,000 इंटू कितना होगा 100। 120 लोगे तो गलत हो जाएगा। 120 में तो हमारा क्या है, क्या इंक्लूडेड है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब वो प्रीमियम है, वो एक्चुअली सिक्योरिटीज नहीं है, रिडेम्पशन प्रीमियम है, ठीक है। तो वो तो पे करना पड़ेगा कंपनी को, तो कितना हो जाएगा 10 लाख, ठीक है 10 लाख हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हमें इस मेथड 1 का जर्नल एंट्री करना हो तो इस पे क्या क्या जर्नल एंट्री बन सकता है। पहला बात है कि अगर हम लोग जो है ये मेथड फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ सीआरआर क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले सीआरआर क्रिएट करेंगे। वो कैसे क्रिएट होगा, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, ये थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया भी एक बार, ठीक है, टू सीआरआर हो जाएगा, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, ठीक है। ये नरेशन तुम लोग खुद भी लिख पाओगे, वैसा कोई बात नहीं है, ठीक है, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। फिर सेकंड हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को ड्यू करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर को जब रिडीम करेंगे तो क्या होना चाहिए, बैलेंस शीट से प्रेफरेंस शेयर हट जाना चाहिए। बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैसे दिखता है, ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू में ही दिखता है। अगर प्रीमियम में इशू हुआ भी था तो प्रीमियम वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ दिखता है। तो परसेंटेज ऑफ क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस हो या इक्विटी सभी अपने नॉमिनल वैल्यू में ही दिखता है शेयर कैपिटल में, ठीक है। और अगर कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम में वो इशू हुआ था तो वो प्रीमियम रिजर्व सरप्लस के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम में दिखता है। अगर 10 रुपए का शेयर 12 रुपए का था तो 10 का कैपिटल होता है, 2 का सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, तो 2 का सिक्योरिटीज प्रीमियम तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में दिखेगा। और 10 रुपीज कहाँ दिखेगा, कैपिटल में। तो कैपिटल तो हमेशा अपने नॉमिनल वैल्यू पे दिखेगा। तो बैलेंस शीट से मुझे अगर प्रेफरेंस शेयर को हटाना है तो वो जितने में दिख रहा है उतने से ही ना हटा सकते हैं, और उस वैल्यू को बोला जाता है नॉमिनल वैल्यू। और मान लो कि प्रीमियम में रिडीम हो रहा है तो प्रीमियम कंपनी के लिए लॉस है, तो लॉस को डेबिट करेंगे। अगर नहीं होगा प्रीमियम तो ये वाला लाइन नहीं लिखोगे तुम लोग, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू क्या हो जाएगा, ड्यू करना होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सेम एंट्री जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही, मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिवेंचर पे किया था, ये टोटल पेबल, ठीक है। जैसे मान लो 100 रुपए का शेयर था, प्रीमियम हम लोग कितना दे रहे हैं, मान लो 10 रुपीज, या फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से जाए तो 20 रुपीज, तो फिर यहाँ पर 100, यहाँ 20, यहाँ पर टोटल 120, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, प्रीमियम को रिडीम करने के लिए हमें क्या यूज करने के लिए बोला है। अगर सेक्शन 133 कंपनी है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं यूज करेगा, जनरल रिजर्व या पीएल। और अगर सेक्शन 133 के अलावा कुछ है तो तीनों चीज यूज करेगा। तो प्रीमियम को रिडीम करेंगे, तो प्रीमियम लॉस था, लॉस को राइट ऑफ करेंगे, तो क्या एंट्री होगा, पहले फ्री रिजर्व लिख लेते हैं। फ्री रिजर्व में वो सब आ जाएगा ना, पीएल और जनरल रिजर्व, या फिर पीएल जनरल रिजर्व नाम भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, पीएल डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट कर देते हैं, लेकिन इसमें एक स्टार देके लिख दो, ये कब नहीं होगा, अदर, ये कब होगा, अदर देन सेक्शन 133 के केस में हो, ठीक है। अच्छा, फिर ये জিআরের মধ্যে থেকে যেটা अवेलेबल থাকবে সেটাতে ট্রান্সফার ट्रांसफर না, ওটা ইউজ হচ্ছে, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो बी प्रीमियम रिटर्न ऑफ, ठीक है, ये प्रीमियम राइट ऑफ हो गया। ये थर्ड नंबर एंट्री हो गया। फोर्थ नंबर में क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लो पैसा कम पड़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी बेच सकते, वो ऑप्शन भी था तो वो भी लिखा देते। अगर इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ा तो क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट बेचने से बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो टू पीएल, अगर लॉस हुआ तो पीएल डेबिट, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट होता है तो ही पॉसिबल है, ये लॉस होता है तो पॉसिबल है, ठीक है। बी इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट, बी इन्वेस्टमेंट सेल लिख दिया मैंने, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, पैसा भी मिल गया, प्रीमियम भी राइट ऑफ कर दिया। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो ड्यू कर रखा था उनको पे
पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक, बीइंग अमाउंट पेड, ठीक है, ये वाला होगा। अच्छा, अब हम लोग शेयर को भी इशू कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखवाया था ना, ये देखो मनी अवेलेबल है उसका, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, पीएल जो है हम लोगों ने प्रीमियम राइट ऑफ किया, ठीक है। और लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें सीआरआर या फिर फ्रेश इशू करना पड़ सकता है। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, इसका एक रूल्स होता है वो देख लो। अगर हम लोग फ्रेश इशू कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, इशू ऑफ न्यू शेयर्स। शेयर इशू कब करेगी कंपनी, अगर नॉर्मली पैसे का अवेलेबिलिटी नहीं है तभी शेयर इशू करेगी, ठीक है। शेयर इशू करने से जो आता है उसको बोलते हैं प्रोसीड्स यहाँ पर, ठीक है। और प्रोसीड्स जो है उसको यूज करना है, यूज्ड फॉर रिडेम्पशन। अच्छा, प्रोसीड्स का मतलब क्या कंसीडर करना है यहाँ पर हमें, प्रोसीड्स का मतलब कंसीडर करना है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, सॉरी, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी, हाँ ठीक है, ठीक लिखा। अच्छा, अब प्रोसीड्स को कैसे समझेंगे, फ्रेश इशू किया है मान लो शेयर, दो तीन तरीके से हो सकता है, फ्रेश इशू एट पार हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्रेश इशू एट प्रीमियम हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्रेश इशू, हाँ डिस्काउंट, एट डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है। तो प्रोसीड हमें क्या मानना है, अब फ्रेश इशू एट पार का मतलब जो शेयर हम लोगों ने इशू किया उसका नॉमिनल वैल्यू मान लो 10 है और इशू प्राइस भी 10 है, ठीक है, तभी तो बोलेंगे पार पे इशू हुआ। तो इस केस में प्रोसीड्स कितना हुआ, बताओ, इस केस में प्रोसीड्स कितना हुआ। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी इशूड, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड के बराबर होना चाहिए। अच्छा ठीक है, इसको एक बार इग्नोर करो, ये वाला दूसरा पॉइंट है, ये बताते हैं, ठीक है। ये दूसरे जगह पे एडजस्ट होगा, बताते हैं ये क्यों लिखा है। मतलब हमें उतना ही प्रोसीड्स में दिखाना है, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड जितना है उतना हमें प्रोसीड्स चाहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फ्रेश इशू अगर पार पे हो रहा है तो प्रोसीड्स हमें कितना मिला, तो प्रोसीड्स हमें कितना मिलेगा, 10 ही मिलेगा, ठीक है, इसमें तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पर देखो, मान लो नॉमिनल वैल्यू है 10 और जो हम लोग का इशू प्राइस है वो मान लो है 15 रुपीज, ठीक है। तो प्रोसीड्स कितना होगा, ये थोड़ा सा समझने वाला चीज है। प्रोसीड्स कितना होगा, प्रोसीड्स हमेशा होगा नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, वो होना चाहिए, ठीक है। एक काम करो, ये जो इसके नीचे या फिर कहीं जगह है तो लिख लोगे, प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये पहले जरूरी है, ये जो मैंने बॉक्स किया इसको बाद में बताते। प्रोसीड्स का मतलब हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, वो लेना है, विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसीड्स फिर कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, विच एवर इज लोअर। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, नॉमिनल वैल्यू है मेरा 10 और इशू प्राइस है मान लो 8 रुपीज डिस्काउंट, ठीक है। तो प्रोसीड्स कितना होगा, 8, ठीक है। प्रोसीड्स हमें 8 मानना पड़ेगा, प्रोसीड्स हम लोग मानेंगे 8, ठीक है। तो नॉर्मली हमें क्या पता होता है, प्रोसीड्स का मतलब जो हमारा अर्निंग हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब क्या मानना पड़ेगा, बोल रहा है कि जो भी हमारा शेयर्स इशू हुआ है उसका नॉमिनल वैल्यू या इशू प्राइस जो लोअर होगा वो मुझे प्रोसीड्स मानना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हम बताते हैं, ये क्यों दिया है कि प्रोसीड्स का कितना वैल्यू होना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम, मतलब ये कैसा है ना, जैसे सीआरआर में क्या होता है, सीआरआर कितना क्रिएट करेंगे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम, ठीक है।
तो प्रोसीड से हमें एटलीस्ट कितना मिलना चाहिए, जितना शेयर हम लोग रिडीम करना चाहते हैं उसका नॉमिनल वैल्यू तो मुझे मिलना ही चाहिए, तभी तो हम शेयर इशू कर रहे हैं, नहीं तो हम शेयर क्यों इशू करें, ठीक है। तो ये रिडेम्पशन पर्पस पे यूज होगा ना, इसीलिए प्रोसीड्स कितना होना चाहिए मेरे पास, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, क्योंकि नॉमिनल से जितना भी ज्यादा होगा प्रीमियम, प्रीमियम के लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए तो है ना मेरे पास फ्री रिजर्व, पीएल जनरल रिजर्व, और अगर सेक्शन 133 नहीं हुआ तो और क्या मिल जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो प्रोसीड्स अगर मेरा कितना होना चाहिए, प्रोसीड्स मेरा इतना होना चाहिए एटलीस्ट नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम, लेकिन प्रोसीड्स हम लोग कितना मान सकते हैं उसका रूल्स बताया गया है, बोल रहा है कि जो शेयर इशू कर रहे हैं उसका नॉमिनल या फिर जो इशू प्राइस है विच एवर इज लोअर वो हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, अगर हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या क्या होगा, पहले है शेयर इशू करेंगे तो एंट्री क्या हो सकता है, शेयर कैपिटल लिख देंगे, क्योंकि इक्विटी प्रेफरेंस दोनों ही तो हो सकता है। अगर डिस्काउंट में हुआ तो डिस्काउंट डेबिट हम कंबाइनली लिख दे रहे हैं, अगर प्रीमियम में हुआ तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, लेकिन ऐसा कोई एंट्री नहीं होता है जहां डिस्काउंट भी है प्रीमियम भी है, वो तो हम कंबाइनली लिखवा रहे हैं, अगर डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट, अगर प्रीमियम हुआ तो ये वाला, तो टू शेयर कैपिटल, ठीक है, बीइंग शेयर इशूड, बीइंग शेयर इशूड, ठीक है। अगर हम लोग शेयर इशू करना चाहते हैं, सेकेंड एंट्री क्या होगा, ड्यू करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करो, वो एंट्री तो अभी जो सिखाया था वही वाला होगा, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल हट जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू, ऐसे लिख दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोगों ने ड्यू किया कि भाई आप लोगों को इतना पैसा दे देंगे, ठीक है। अब राइट ऑफ करो प्रीमियम को, क्या लिखोगे बोलो, और और सिक्योरिटीज, और उसमें स्टार दे के लिखोगे अदर देन, अंडर सेक्शन 133 को तो अलाउड नहीं है, तो अदर देन सेक्शन 133, तो क्या हो जाएगा, टू, हाँ टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, अच्छा, और लास्ट में क्या करेंगे, पे कर देंगे, तो क्या एंट्री होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो ये हम लोग क्या, इस एंट्री से क्या समझ में आ रहा है कि शेयर जो इशू कर रहे हैं वो सफिशिएंट है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, इसलिए सिंपल शेयर इशू किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू कर दिया, इतना पैसा देना है, फिर प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोगों ने पे कर दिया, बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेड, और इसमें लिखेंगे बीइंग प्रीमियम राइट ऑफ, अच्छा अब एक एग्जांपल देते हैं जहां पर हम लोग कंबाइनली देखेंगे कि कैसे करके यूज किया जाए, अच्छा देखो एग्जांपल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है मान लो किसी कंपनी का ₹2 लाख, कंपनी ने न्यू इशू किया है, ठीक है, शेयर इशू किया, ये हमें बता ही दिया है, मान लो 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो इक्विटी शेयर दिख रहा होगा क्योंकि देखो ₹10 का नॉर्मली इक्विटी शेयर होता है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, कितने का प्रेफरेंस शेयर है, 2 लाख का, ठीक है। अब 2 लाख का मुझे अगर प्रेफरेंस शेयर, मैंने बैंक बैलेंस नहीं दिया है, तो बैंक बैलेंस इनके पास नहीं है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, या तो शेयर इशू कर सकते हैं या फिर सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं। अब शेयर इशू कितना करेगा वो बता दिया, कितना करेगा, मतलब 1,50,000, क्या ये सफिशिएंट हो रहा है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, क्योंकि शेयर इशू मेरा मिनिमम कितना होना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम, तो मुझे चाहिए कितना, मेरे पास है कितना,
तो फिर मुझे और क्या करना चाहिए, बैंक बैलेंस मैंने नहीं दिया है तो बैंक बैलेंस नहीं, सीआरआर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, लिखो सीआरआर प्लस क्या होगा, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए और ये दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, तब मेरा काम बनेगा। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि फिर कितना सीआरआर बनेगा, लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा ना कि सीआरआर क्यों बना रहे, ठीक है। तो अब यहाँ सीआरआर को सीआरआर ही लिखेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना होगा, 15,000 इंटू 10। ये तो मुझे क्वेश्चन दे दिया है तो मुझे इतना ही रखना पड़ेगा। नॉमिनल वैल्यू 2 लाख। तो बोलो सीआरआर में कितना जाएगा, 50,000, ठीक है। तो सीआरआर से कितना लेना पड़ेगा, 50,000। ये वही वाला जो मैंने लिखवाया था ना प्लस माइनस करके, ये वो वाला है। प्लस माइनस करके लिखो या लाइन बाय लाइन लिखो, बात एक ही है, ठीक है। कि मुझे तो अवेलेबिलिटी 2 लाख का चाहिए। अब मेरे पास अगर बैंक बैलेंस नहीं है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। हम दो ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑप्शन इसीलिए दिया गया है ताकि क्रेडिटर का प्रोटेक्शन रहे, ठीक है। और अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो भी हम लोग ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फ्रेश इशू कर दिया, और मान लो बैंक का भी बोल देता है तब भी कम होता, तब हम लोग बैंक को भी यहाँ एड ऑन कर लेते कि भाई बैंक में इतना है, इतना फ्रेश इशू कर रहे हैं, लेकिन वो 2 लाख के बराबर अगर नहीं हो रहा है तो बाकी अमाउंट का क्या बना लेंगे, सीआरआर, ठीक है। अच्छा, अब और एक एग्जांपल दे रहे, लिखो। मान लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10%, फ्री रिजर्व 2,60,000। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड ऑफ फेस वैल्यू एट द रेट ऑफ 10 each at 10% प्रीमियम एंड सीआरआर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो कंपनी का 4 लाख रुपीस का शेयर कैपिटल है, ये रुपीस है। जब हम कैपिटल लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो रुपीस ही होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10%, तो कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को टोटल कितना पे करना पड़ेगा, बोल सकते हो 4 लाख प्लस, हाँ मतलब 4,40,000, ठीक है। तो टोटल पेएबल अमाउंट, अब उसमें से 40,000 कहाँ से कंपनी एडजस्ट कर सकता है, फ्री रिजर्व से, वो तो प्रीमियम है। और 4 लाख के लिए क्या करना है, बोला है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इसका मतलब कंपनी क्या इशू करने वाला है, शेयर इशू करेगा। ये क्वेश्चन से ही तो पता चल रहा है। जब क्वेश्चन मुझे पूछ ही रहा है कि बताओ कितना प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ेगा, तो रिडेम्पशन के लिए वो लोग क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं, वो लोग फ्रेश इशू करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं फ्रेश इशू कितना करना पड़ेगा। और यहाँ पर बोला है कि कितना सारा प्रेफरेंस शेयर, सॉरी कितना सारा फ्रेश इशू करना पड़ेगा, जो कि एक एक शेयर कितने का होगा, 10, लेकिन प्रीमियम भी है। तो कितना हो जाएगा, 10 और 10 पे 10%, 11 हो जाएगा, ठीक है। और सीआरआर भी बोल दिया, मतलब इसका मतलब कंपनी दोनों प्रोसेस यूज कर रहा है, मतलब उतना सारा इक्विटी शेयर इशू नहीं कर पा रहा है जितना नॉमिनल वैल्यू के साथ बराबर हो। इसका मतलब कंपनी जब क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि सीआरआर कितना होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी ये मेथड फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। मतलब कंबाइन ऑफ बोथ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो सीआरआर प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल क्या होना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है प्रेफरेंस शेयर रिडीम का, 4 लाख। अच्छा, अब ये जो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू है, अच्छा ये कितना होगा। अच्छा मुझे एक चीज बोलो कि मेरे पास फ्री रिजर्व में 2,60,000 है। अब इस फ्री रिजर्व से मुझे पहले क्या, इस फ्री रिजर्व का फर्स्ट यूज क्या होगा बोले तो,
प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो हमारे पास अमाउंट पड़ा हुआ है ना, उससे मुझे सबसे पहले, क्योंकि देखो प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए तो मुझे फ्री रिजर्व चाहिए पूरा। अगर हम सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे तो प्रीमियम कैसे रिडीम करेंगे? अगर मेरे प्रीमियम में रिडेम्पशन है तो फिर मुझे पीएलजीआर जो भी रहेगा पहले उसका यूटिलाइजेशन मुझे प्रीमियम के लिए करना पड़ेगा। तो सीआरआर मैक्सिमम कितने का बन सकता है? 2,20,000, क्योंकि मेरे पास प्री रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है? 2,60,000। अब हम लोग अगर पूरा का सीआरआर बना लेते हैं, मान लो पूरा का बना लिया, तो अब प्रीमियम को कहां से पे करोगे? तो पहले प्रीमियम के लिए पैसा हटा के रखो, क्योंकि मुझे तो पहले ही पता है ना, डे 1 पे ही, इशू डेट पे ही मुझे पता है कि मैंने प्रीमियम पे रिडीम करने का प्रॉमिस कर रखा है। तो 10% हुआ ना, 4 लाख का 10% कितना? 40,000। तो इतना मुझे प्रीमियम पे करना है, तो अब जो बचेगा उससे हम सीआरआर बना सकते हैं, उस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये जैसा है वैसा लिखो। तो एक आंसर आ गया, सीआरआर कितना बनेगा? प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। अब देखो प्लस माइनस करके कितना आ रहा है। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल टू 4 लाख माइनस कितना होगा? 2,20,000। तो देख लो कितना, 1,80,000। तो ये मेरा क्या हो गया? प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। अब फ्रेश इशू का प्रोसीड्स मतलब मैंने क्या सिखाया था? अच्छा, प्रोसीड्स मतलब क्या होगा? जितना पैसा हमारे पास आ रहा है। प्रोसीड्स का मतलब क्या था? नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। अब जो शेयर इशू हो रहा है उसका नॉमिनल वैल्यू मैंने लिखवाया है, देखो कितना है, 10, और इशू प्राइस कितना हो रहा है? 11 प्रीमियम पे हो रहा है। विच एवर इज लोअर, तो कौन सा लेना है? 10। तो नंबर, अब टोटल कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कितना लिख देंगे? 10। प्रोसीड्स निकालना है ना, तो कितना शेयर इशू कर रहे हैं, तो एक एक शेयर का वैल्यू मुझे कितना लेना है? 10 लेना है। तो इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 1,80,000। तो बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 18,000। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ और एक चीज भी होता है, देखो ये भी बता देते हैं। जैसे मान लो ऐसा कोई आंसर आया, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कुछ ऐसा आया, ठीक है, 1,80,000 ऐसे आ गया आंसर। यहाँ जैसे 10 आया था ना, उसके जगह मान लो यहाँ आ गया 55, तो आंसर कितना आएगा? कुछ फ्रैक्शन में आएगा। देखो कितना आ रहा है, .3, ठीक है। लेकिन क्या शेयर कभी फ्रैक्शन में इशू हो सकता है? शेयर तो कभी फ्रैक्शन में नहीं इशू हो सकता है ना। शेयर तो मतलब नॉर्मल फिगर में होगा, ऐसा थोड़ी होगा 1.5 शेयर तो फिर क्या एक मतलब पूरा रहेगा, एक क्या आधा रहेगा? वैसा थोड़ी होता है। इसीलिए देखो नॉर्मली मैथ्स में तुम लोग क्या करते हो, अगर 3,272.73 है तो इसको तुम लोग कितना लिख दोगे? चाहे किसी भी चीज का डेटा हो, 3,273 लिख दोगे, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है? 7 है, 5 से ज्यादा है इसीलिए। और अगर ऐसा हुआ, मान लो यहाँ पर 7 के जगह आ जाता है 1, तो फिर तुम लोग मैथ्स में क्या लिखते हो? इसे 3,272 ही रखते हो, क्योंकि बोलोगे कि पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा वैल्यूज नहीं है। इस प्रोसेस को बोलते हैं राउंड ऑफ, ठीक है, राउंड ऑफ करना मैथ्स में। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है? हमेशा हायर वैल्यू ही लेना है। मतलब शेयर के केस में क्या करना है, अगर ये है तो भी मेरा आंसर क्या होगा? 3,273। अगर मेरा वैल्यू कुछ ऐसा है, ठीक है, तो भी मेरा आंसर क्या होगा? 3,273। हमेशा मुझे क्या लेना है? नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू लेना है, ये याद रखना है। मान लो किसी क्वेश्चन में से फ्रैक्शन में आंसर आ गया, तो 3,272 के बाद पॉइंट के बाद कुछ भी होगा, पॉइंट वाला डेटा आ रहा है तो लास्ट वाला डिजिट हायर वैल्यू में लेना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो उसके बाद 0.5 हो ना हो, वो राउंड ऑफ वाला प्रोसेस इधर हमें अप्लाई नहीं करना है। हम लोग को हमेशा नेक्स्ट वैल्यू ही लेना है, ठीक है। और एक मल्टीपल वाला भी बात बोल देता है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स आया उसे मल्टीपल ऑफ 10 में प्रेजेंट करो। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसी का अगर मल्टीपल ऑफ 10 करोगे तो कैसे निकालोगे? मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब पता है कि 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये जो शेयर्स है 3,272
0.73, इसको तो हम लोग 3273 कर लेंगे। अब लेकिन बोल रहा है कि इसको मल्टीपल ऑफ 10 करो, तो फिर कितना लिखोगे? 3280। कम नहीं कर सकते, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3273 के बाद का डेटा क्या होता है? 3274, ये थोड़ी ना 10 से डिविजिबल है। 74 के बाद क्या आएगा? 75, 76, 77, 78, 79, 80, वो डिविजिबल है क्योंकि पीछे 0 लगा तो वो डिविजिबल बाई हुआ ना 10, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3280। अच्छा, अगर बोल दिया कि मल्टीपल ऑफ 50, तो बताओ उसी का आंसर बताओ कितना होगा। और मल्टीपल ऑफ 100 अगर हुआ तो उसी का आंसर बता दो। और मल्टीपल ऑफ मान लो 500 दे दिया तो क्या लिखोगे? वही 3273 का ही बताओ, हायर वैल्यू पे जाना है। कम थोड़ी ना इशू कर देंगे, फिर बैलेंस कैसे होगा? ज्यादा कर सकते हैं, बोलो कितना। देखो 3280 तो 10 से हुआ, उसके आगे का तो कुछ भी 10 से ही डिविजिबल नहीं है, तो 50 से कैसे होगा? 3300, ठीक है, ये वाला 50 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 3280 के बाद का अगर चेक करते हुए जाओगे, देखो 80 के बाद क्या आता है? 81, 82, 83, तो पीछे अगर 5 या 0 है तभी तो ये 50 से डिविजिबल कौन सा होगा? पीछे 0 होने से तभी पॉसिबल है। तो 80 के बाद क्या आएगा? 81, 82, 83, 84, ये एक भी 50 से डिविजिबल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो फिर 3300 और 100 से हुआ तो ये 3300 100 से भी डिविजिबल है, ठीक है। और 500 का देखेंगे तो 500 इससे डिविजिबल होगा? नहीं होगा। देखो 500 का 2 जीरो कैंसिल आउट, 33/5 नहीं होता है, ठीक है। तो 3500 हो सकता है क्योंकि 5 से वही डिविजिबल होगा, ठीक है। 5 7 जा 35, इसके आगे का कोई भी डेटा तुम लोग एक एक करके चेक करके देख सकते हो, नहीं होगा, ठीक है। 3500, 3500 ही 500 से डिविजिबल होगा, इसके आगे का कोई भी डेटा नहीं होगा। जैसे 3400 देख लो, नहीं होगा, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट, 34/5 कैसे पॉसिबल है? 0 0 के आगे वाला अगर 5 हुआ ना, तभी जाके वो 500 से पॉसिबल होगा डिवाइड होना, ठीक है। तो ऐसा में पूछ सकता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, इलास्ट्रेशन 1 बोल रहा है कि हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप। तो रिडीम कर सकता है, फुल्ली पेड अप है तो, ठीक है। और हमारे देश में कोई इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता भी नहीं है, मैक्सिमम 20 इयर्स हो सकता है प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन पीरियड, उससे कम हो तो भी चलेगा, उससे ज्यादा होने से नहीं होता है। इरिडीमेबल होता भी नहीं है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इरिडीम रहेगा, ये नहीं हो सकता। Company decide to redeem these preference shares at par by the issue of sufficient number of equity shares of 10 each। मैंने बोला ना, क्वेश्चन बता देगा, उतना दिमाग नहीं लगाना होगा हमें। क्वेश्चन बता दे रहा है कि कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, उसके लिए क्या कर रही है? रिडीम करना चाहती है, उसके लिए शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन कितना शेयर इशू करेगी वो नहीं बता रही है, वो हमें निकालना है। सफिशियंट मतलब इतना शेयर्स इशू हो जाए। अब सफिशियंट क्या होता है? कितना होना चाहिए? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम, जितना प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करेंगे उतने के बराबर मुझे कैपिटल रेज करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो वो तो करेंगे, एंट्री करने के पहले ये तो पता कर ले कि कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, ठीक है, तब तो एंट्री पूरा होगा। तो देख यहाँ पर पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। किस चीज का वर्किंग नोट बनेगा? एक ही मेथड यूज हो रहा है, शेयर इशू, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बोलो? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, ठीक है। वो कितना होना चाहिए, बोलो? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। फ्रेश इशू से जो मुझे प्रोसीड्स होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड। वही वाला मैंने वहां पर बॉक्स करके लिखवाया था, ठीक है। तो फ्रेश इशू से जो प्रोसीड्स मुझे मिलेगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड से बराबर होना चाहिए। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स मुझे पता है 5000 इंटू 100, 5000 इंटू 100। अच्छा अब ये कैसे आता है? इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स,
मतलब शेयर इशू करके कितना मिला, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या होता है, प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस ये दोनों में से क्या होना चाहिए, जो लोअर होगा वो होना चाहिए, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस, देखो शेयर कितने में इशू हो रहा है, 10, और कैसे इशू हो रहा है, पार में, नॉमिनल वैल्यू 10, पार वैल्यू भी 10, तो दोनों 10 है, तो फिर कितना हो जाएगा, 10 ही लेंगे, ठीक है, 10, और ये हो गया मेरा 5 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा बोलो कितना हो रहा है, 50,000, 10, तो ये हो गया 50,000, ठीक है। अब हम लोग एंट्री कर सकते हैं, तो सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, शेयर इशू कर रहे हैं, फ्रेश इशू के लिए बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिखोगे, 50,000 इंटू 10 यानी कि 5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट तुम लोग जब एग्जाम में लिखोगे तो इन द बुक्स ऑफ ये सब तुम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है, अभी तो हम ऐसे ही लिख पा रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 10 यानी कि 5 लाख। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अब शेयर प्रेफरेंस शेयर को ड्यू करना, ठीक है, कितना प्रेफरेंस शेयर था, 8%, 5 लाख, तो क्या क्या लिखेंगे, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे, 5 लाख। प्रीमियम तो था नहीं, तो टू क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू कर दिया, उनको कितना देना पड़ेगा, 5 लाख, ठीक है। अब हमारे पास अवेलेबल भी 5 लाख है, तो आराम से पे कर सकते हैं, तो क्या लिखोगे, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 5 लाख, तो क्या हो जाएगा बैंक, ठीक है, 5 लाख। और नैरेशन तुम लोग खुद भी लिख सकते हो, ये वाला एंट्री, बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेड, बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू, बीइंग शेयर इशूड, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है सी लिमिटेड हैड 10,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इच फुल्ली पेड अप, तो फिर रिडीम कर सकता है, फुल्ली पेड अप है, तो द कंपनी डिसाइड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर्स एट पार, मतलब कंपनी के पास कितना पैसा चाहिए, 10,000 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 10 लाख, ठीक है, बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू 10 है, जो शेयर इशू होने वाला है, और जो हम लोग का इशू प्राइस है वो कितना है, 12 है, लेकिन प्रोसीड्स में मुझे क्या लेना पड़ेगा, नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, तो 10 और 12 में लोअर कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। अब बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी, मतलब पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि इनको अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, इन्होंने क्या प्रोसेस चूज किया है कि शेयर इशू करेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कितने सारे शेयर्स इशू करने वाले हैं, ठीक है। वो नहीं निकालोगे तो पहले बात तो तुम लोग को लगेगा कि ये निकालने का जरूरत क्या था, ये तो हम लोग ऐसे ही 5 लाख लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन इस केस में नहीं लिख पाओगे ना, क्योंकि प्रीमियम है, तो फिर उसमें एंट्री जो है वो अलग तरीके से प्रेजेंट होगा। अभी करो, समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, ठीक है, शेयर टू बी इशूड, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, बस शेयर ही इशू करने बोला है, बाकी कुछ बोला भी नहीं, ना तो हमारे पास कोई डेटा है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल टू कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली इतना तो होना ही चाहिए कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम के साथ बराबर हो। और प्रोसीड्स कैसे पता चलेगा, जितना शेयर इशू किया, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, या फिर नंबर ऑफ शेयर इशू इनटू क्या हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है, इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि देखो नॉमिनल और इशू प्राइस ये 10 था, और ये कितना था क्वेश्चन में, शायद 12 था, हाँ, तो फिर ये दोनों में से जो लोअर, तो ये दोनों में से लोअर कौन सा है, 10 है,
और ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड ये लिखा नहीं, ये लिखने से ही हो जाता, बेकार में 2 बार लिख दिया मैंने। 10,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 10 लाख, ठीक है। ये प्रेफरेंस शेयर वाला, तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख हो गया। अच्छा, अब एंट्री करो, तो सबसे पहले शेयर इशू का एंट्री करो, पता चल गया 1 लाख शेयर्स इशू करेगा। अच्छा, इसमें रुपीस नहीं होगा, ये मैंने गलती से लिखा है, ठीक है, 1 लाख नंबर है। सबसे पहले शेयर इशू का एंट्री बताओ क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या होगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स नहीं कैलकुलेट करेंगे तो फिर कैसे निकालेंगे कि प्रीमियम में कितना जाएगा और यहाँ कितना जाएगा? तो प्रीमियम कितने का है? 2 रुपीज का, कैपिटल टूवर्ड्स 10 रुपीज, ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा? 1 लाख, 12 इंटू 1 लाख कितना हो गया? 10 लाख, 2 लाख, ठीक है, पैसा तो मिल गया। अब प्रेफरेंस शेयर्स वालों को जो है ड्यू करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 10% रिडीमेबल, ये लिख सकते हो, ठीक है, ये पूरा लाइन लिख सकते हो। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था? 10 लाख का था शायद, हाँ 10 लाख। प्रीमियम तो कुछ बोला नहीं है, ठीक है। टू क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 10 लाख, तो हमारे पास पैसा बच भी जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोगों ने 12 लाख मिला हमें, ठीक है, वो प्रीमियम का पैसा बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक, हो गया, बीइंग अमाउंट पेड। थर्ड नंबर देखो, बोल रहा है जी इंडिया लिमिटेड had 9,000 10% redeemable preference share of 10 each fully paid. The company decided to redeem these preference shares at par by issue of sufficient number of equity share of 9 each fully paid. ठीक है, तो इक्विटी शेयर का ये जो 9 है, ये कौन सा प्राइस है बता सकते हो? इशू की नॉमिनल वैल्यू, इशू प्राइस होता है। कभी भी इक्विटी शेयर का कुछ ना बताए तो नॉमिनल वैल्यू कितना होता है? 10। और यहाँ पर बोला क्या है, पढ़ के देखो, बोल रहा है रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पार, वो तो प्रेफरेंस शेयर का बताया, बाय द इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 9 इच फुल्ली पेड अप, मतलब किसी को अगर ये शेयर खरीदना है तो कितना टोटल पे करना पड़ेगा? 9 रुपीज, 9 इच फुल्ली पेड अप, मतलब अगर शेयर किसी को खरीदना है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा इस कंपनी को? 9 रुपए। तो 9 रुपए अगर देना है, इस क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू कितना है वो बताया ही नहीं है, लेकिन इक्विटी शेयर का नहीं बताता है तो हमें कितना मानना होता है? 10। तो ये कैसा शेयर हो गया? डिस्काउंट, ठीक है। अब जब हम लोग प्रोसीड्स का कैलकुलेशन करेंगे तो नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, तो 10 और 9 में क्या लेना पड़ेगा? 9, ठीक है, उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितने सारे शेयर्स हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेम वही एंट्री करने मुझे बोला गया है, ठीक है। तो देख करके कैलकुलेशन, पहले वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कितना हमें मिल रहा है। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड। अच्छा, यहाँ पर प्रोसीड्स में क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू 10, इशू प्राइस 9, ये है इस क्वेश्चन।
और प्रेफरेंस शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू है 9,000 इंटू 10, 9,000 इंटू 10। अब देखो कितना आंसर आएगा। हम्म 90,000 नंबर ऑफ शेयर्स, 90,000 बाई 9 यानी कि 10,000। अब एंट्री करना है तो सबसे पहले शेयर इशू का एंट्री हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना आएगा 10,000 इंटू कितना आएगा 90,000। और क्या लिखना पड़ेगा डिस्काउंट डेबिट कितना होगा 1 रुपीज 10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10। यही तो हम बताना चाह रहे थे कि कैपिटल हमेशा अपने नॉमिनल वैल्यू पे आता है। प्रीमियम पे हुआ तो फिर एक्स्ट्रा अमाउंट हटा के आएगा, और अगर डिस्काउंट पे हुआ तो भी 10 पे ही आएगा। ये हो जाता है कितना 1 लाख। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है ड्यू करो 10%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तुम लोग चाहो तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। कितना कितना देना पड़ेगा 90,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब पे कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 90,000। इस बार भी पैसा बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो कितना नहीं नहीं बचेगा, 90,000 ही था, 90,000 ही पूरा यूज करना पड़ा, ठीक है, नहीं बचेगा इसमें। अच्छा, इसमें देखो क्या बोला है, थोड़ा अलग है, ठीक है। इसके पहले का क्वेश्चन जो भी था ना, ये 3 क्वेश्चन इसमें वही जो मैंने एग्जांपल दिया उसी टाइप का था कि अगर नॉमिनल वैल्यू इतना है तो वो प्रोसीड सिखाने के लिए क्वेश्चंस था। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी डिसाइड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 9 टू रिडीम 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, बोल रहा है 5 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनको क्योंकि कैपिटल है कैसे पता चला रुपीस दिया हुआ है, तो 5 लाख का रिडेम्पशन करना है, इसीलिए डायरेक्टर चाहते हैं कि वो फ्रेश इशू करे लेकिन मिनिमम कम से कम करे। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जितना जरूरत होगा उतना ही करेंगे। अब ये जरूरत क्यों बता रहा है आगे पढ़ने से समझ में आएगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन इज 3 लाख, मतलब प्रॉफिट भी अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है इनके पास 3 लाख। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब फ्री रिजर्व, क्योंकि अभी लिखवाया ना कि जो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट होता है मतलब जो डिविडेंड बांटने के काम आ सकता है, वो प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं फ्री रिजर्व। तो इनके पास फ्री रिजर्व भी, इसीलिए बोल रहा है कि जितना जरूरत होगा ना उतने का ही इक्विटी शेयर इशू करेंगे। मतलब वो लोग 3 लाख का भी यूज करने वाले। 3 लाख का क्या यूज होगा सीआरआर बनाने का। ठीक है, 3 लाख का क्या यूज होगा सीआरआर बनाने का। और अगर 3 लाख से कम पड़ता है, कम तो पड़ेगा ही, जरूरत कितने का है, ठीक है, और 3 लाख सीआरआर में है, तो बाकी जो शॉर्टफॉल हो रहा है उतने के लिए शेयर इशू करेंगे। इसीलिए पहले ही बता दिया मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करना है। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी टू एंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायलेटेड। मतलब क्रेडिटर का प्रोटेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्रेडिटर नहीं, आउटसाइडर। आउटसाइडर तो बहुत से लोग हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रेडिटर ही होगा। Also determine the number of shares if the company decide to issue shares in multiple of 50 only। अभी जो मैंने तुम लोग को समझा, यहाँ कोई जर्नल एंट्री नहीं करना है, सिर्फ तुम लोग को बताना है कितना सारा शेयर्स इशू होगा, और ये बताना है अगर वो शेयर्स को तुम लोग मल्टीपल ऑफ 50 करना चाहते हो तो कितना वैल्यू लिखोगे, जो सिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा। भले ही शेयर बोला है लेकिन बोला है मिनिमम, और कंपनी के पास 3 लाख पड़ा हुआ है प्रॉफिट में, तो सेक्शन 55 को कंप्लीट करने के लिए ये लोग सीआरआर का भी यूज करेगा एज वेल एज, और क्या यूज करेगा इक्विटी शेयर भी इशू करेगा। ठीक है, तो लिखो दोनों चीज ही लिखना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ कोई जर्नल एंट्री नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। ठीक है, तो अभी ये जो आंसर होगा ना ये और वर्किंग नोट नहीं होगा, ये पूरा हमारा आंसर का ही पार्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग को सीआरआर भी बनाना है और प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू।
ठीक है, ये कितने के बराबर होना चाहिए? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम्ड। ठीक है, सीआरआर कितना बना सकते हैं बोलो? 3 लाख। मैक्सिमम अमाउंट जो अवेलेबल है रिडेम्पशन के लिए, ये देखो फॉर रिडेम्पशन बोल भी दिया है, मतलब ये 3 लाख वो लोग रिडेम्पशन के लिए यूज करेंगे ही करेंगे पूरा का पूरा। मतलब ये मत सोचो कि अगर प्रीमियम में हुआ तो कहां से पैसा आएगा, क्योंकि बता दिया ये फुल्ली अवेलेबल किस चीज के लिए है, रिडेम्पशन। तो ये हम लोग आराम से इसे ले सकते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। अब देखो नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस क्वेश्चन में क्या है ये देखो 9 रुपीज है, ये क्या होगा? इशू प्राइस। देख लो पढ़ के 9, ये देखो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 9, मतलब शेयर्स जो इशू होगा वो 9 रुपीज का है, तो नॉमिनल वैल्यू कितना होगा? 10। ठीक है, कुछ नहीं बोला जाता है तो 10। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो रिडीम होगा वो 5 लाख का है, दे दिया है क्वेश्चन। अब नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू कितना हो जाएगा? विच एवर इज लोअर, यानी 9, और ये 3 लाख को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स बताओ कितना होगा? पॉइंट में आ रहा होगा तभी वो मल्टीपल करने बोला है। 22,000 टू चारटे 2 या 3 बोधा है देखते हैं। 2 लाख डिवाइडेड बाय 9, 1 2 3 4 5 5 2 होगा। 1 2 3 4, अच्छा मैंने इसको 3 किया है तो ठीक है, अभी पॉइंट में लिख लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 2.2 आ रहा है। लेकिन अभी मैंने तुम लोग को क्या सिखाया कि फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता है शेयर इशू, तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 2 to 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, पॉइंट के बाद 5 हो या ना हो, इसमें मेरा आंसर क्या होना चाहिए? हमेशा नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट मतलब 1 डिजिट जाएगा। तो एज फ्रैक्शनल शेयर्स आर नॉट परमिटेड, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसका कोई परमिशन नहीं है। द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, तो सबसे पहले आंसर तो ये होगा कि 2 2 2, हाँ मतलब 4 टाइम्स 2 और एक लास्ट वाला 3, ये हो जाएगा। और बोला है कि अगर मल्टीपल ऑफ 50 हुआ तो कितना होगा बोलो? इन केस ऑफ मल्टीपल ऑफ 50 कितना हो जाएगा? 22,250 मल्टीपल ऑफ 50 मतलब 23 के बाद का चेक करो। 23 तो डिविजिबल नहीं होता है, 24 भी नहीं, पीछे 0 होगा 5 होगा तो ही पॉसिबल है। तो 23 24 25 26 27 28 29 30, मतलब उस पे चेक करके देख सकते हो 30 पे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग आगे जाएंगे। मतलब 22230 नहीं हो रहा है ना, तो फिर 30 के बाद सीधा किस पे चेक करना चाहिए? 40 पे, क्योंकि बीच वाला तो कुछ भी होगा नहीं। हाँ 5 पे एक बार चेक करने की, 0 है तो कैसे होगा? ठीक है, तो फिर 40 पे 50 पे होगा। ठीक है, तो उतना भी मुश्किल नहीं है ढूंढना। ठीक है, क्योंकि बीच वाला तो मतलब सपोर्ट करेगा ही नहीं, 50 है ना, तो 1 2 3 अगर लास्ट में रहा तो वो तो सपोर्ट करेगा ही नहीं। तो 22,250। तो इसको तुम लोग थोड़ा लिखना पड़ेगा एग्जाम में जब लिखोगे, तो लिखना ऐसे पड़ेगा कि अगर शेयर्स को हम लोग मल्टीपल ऑफ 50 में जो है करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट हायर वैल्यू विच इज मल्टीपल ऑफ 50 होगा वो हमें लेना है, दैट इज 22,250। थोड़ा सा ऐसे लिख देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इलस्ट्रेशन 5 देखो, इसमें बोला है एक्स लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2023। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, करेंट लाइबिलिटी, एसेट्स में पीपी दिया हुआ है मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट। अच्छा बोल रहे द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 50 इक्विटी शेयर ऑफ 2,25,000, मतलब ये शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कितना है?
2,25,000, तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स कितने का होगा? 2,90,000 से माइनस करने से ही पता चलेगा। वैसे दिया हुआ भी है, दिख रहा है मुझे। हाँ, कितना हो रहा है देखो ना, माइनस करके 65 ही होना चाहिए। 290 माइनस 65, उतना ही तो होना चाहिए, नहीं तो ये टोटल कैसे बनेगा? और प्रेफरेंस शेयर 65,000 है, लेकिन ये जो दिया हुआ है ना, ये रुपीस नहीं होना चाहिए, ये गलत दिया हुआ है। रुपीस नहीं होगा, ये नंबर हुआ ना 65,000, नहीं कैपिटल ही हो रहा है ना 65,000। 2,90,000 से माइनस करे, सही दिया हुआ है। 2,90,000 से अगर 2,25,000 माइनस करेंगे तो 65,000 रुपीज आ रहा है, तो इतने का प्रेफरेंस शेयर्स। रिजर्व सरप्लस कंप्राइजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, मतलब यहाँ डिटेल्स नहीं दिया है ना, नोट्स टू अकाउंट्स, तो बोल रहा है कि रिजर्व सरप्लस जो ये 48,000 है, उसमें सिर्फ क्या पड़ा हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ पीएल है, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, तो प्रीमियम में रिडीम होगा, तो हम लोगों को उस पीएल का पहले यूज करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? प्रीमियम के रिडेम्पशन के लिए। अब कंपनी ने रिडेम्पशन के लिए क्या क्या वे आउट सोच रखा है? बोल रहे कि इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, कितने में? 15,000 में। ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट फॉर 15,000, तो इन्वेस्टमेंट कितने का था? 18,500, तो बेच के प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। 18,500 का चीज अगर 15 में बेचोगे तो लॉस ही होगा। टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन, अब देखो 15,000 मिल गया, अब बाकी पैसे का जुगाड़ कैसे करिए कंपनी? सब्जेक्ट टू लीविंग ए बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। अच्छा, बोल रहा है कंपनी क्या करेगा? रिडेम्पशन जो करेगा उसमें कंपनी हमेशा अपना बैंक बैलेंस कितना रखेगा? 12,000, मतलब 12,000 रख के बाकी कैश यूज कर सकता है, बैंक बैलेंस यूज कर सकता है। तो बैंक बैलेंस कितना है? 31, तो उसमें हमेशा कितना रखना पड़ेगा उनको? 12,000, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है? टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच, मतलब तीनों चीज करना है। बैंक बैलेंस भी यूज करना है, लेकिन 12,000 रख के यूज करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी बेच देना है, और शेयर्स भी इशू करना है। कितना वाला? 50 ईच शेयर्स टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। तो रिकॉर्ड तो करेंगे, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि कितना सारा शेयर्स इनको इशू करना पड़ेगा, तब ना वो एंट्री भी हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं कि कितना शेयर्स हमें इशू करना पड़ेगा। तो लिखो इलस्ट्रेशन 5, ठीक है। इसमें लिखो कैलकुलेशन ऑफ फ्रेश इशू। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, यहाँ लेकिन ना हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग तरीके से करना पड़ेगा। देखो हम बताते हैं कि फ्रेश इशू तो लिख दिया, एंड लिखो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, ये भी लिखो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, ठीक है। कैश हम लोग कितना यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज देखो, पहले हम समझा देते फिर पहले लिख लेते फिर समझाएंगे। देखो ओपनिंग बैलेंस जो है, मतलब कैश का बात कर रहे हैं, ठीक है। कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है, वहां से हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर सकते हैं, ठीक है। मेरा कैश कितना बन सकता है, मतलब हम ये बता रहे कि जो भी मुझे क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन बोला उससे मेरा कैश का क्या कैलकुलेशन बन सकता है। मेरे पास पहले कैश था, फिर मैंने सोचा कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे, और मेरे पास कैश आया, कैसे करके बोलो तो? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करके मेरे पास कैश आया। और एक तरीके से कैश आया प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, ठीक है। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। अब इसके बाद ये अगर हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये जो मैंने लाइन बाय लाइन लिखा, इससे मुझे क्या मिलेगा? ये पूरा कैलकुलेशन करने से मुझे क्या पता चलेगा? मेरे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है। सोच के देखो, मेरे पास इतना कैश था, मैंने इन्वेस्टमेंट सेल किया, कैश बढ़ा, मैंने शेयर इशू किया, कैश बढ़ा, जितना भी आया उससे मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिया, तो अभी मेरे पास जो बचा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग कैश बैलेंस, ठीक है। अब मुझे बोलो, क्या हम लोग को पता है क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना रखना है? बताया था ना क्वेश्चन, कितना रखना है? 12,000, ठीक है। क्या हम लोग को पता है ओपनिंग कैश बैलेंस हम लोग के पास कितना है? हाँ पता है ना, बैलेंस शीट में पता है कितना है? 31,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पे करना पड़ेगा? पता है कितना पे करना पड़ेगा? 65,000 प्लस प्रीमियम। पे कितना करना पड़ेगा? 65,000 प्लस 65,000 का 10%, ठीक है। प्रीमियम मुझे पे करना पड़ेगा।
और इन्वेस्टमेंट बेच के मेरे पास कितना पैसा आया वो भी मुझे पता है, कितना आ रहा है 15,000। और ये प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू को क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फ्रेश इशू इनटू क्या करोगे, नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इसका नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस क्या दिया है। ये देखो कितना, कितने का शेयर है 50 ईच। ठीक है, एक एक शेयर कितने का है 50 रुपीज का है। टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच, इसका मतलब इनका शेयर देखो वैसे ही बोला था, इनका नॉमिनल वैल्यू कितना है 50 और ये इशू भी कितने में कर रहे हैं 50। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ चेंज कर दिया नॉमिनल वैल्यू तो उतना ही लिखेंगे ना, 10 नहीं दिया है, पढ़ के देख लो। टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 50 और देखो ऊपर भी दिया है एक एक शेयर कितने का है 50 करके है। प्रेफरेंस शेयर कितने का है 100। नॉर्मली 10 होगा, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन क्वेश्चन अगर कुछ बोलेगा तो हमें तो वही फॉलो करना पड़ेगा ना। अब ये कैलकुलेशन करो तो कितना होता है 31,000 और ये कितना हो जाएगा 71,500 होगा। 65,000 प्लस 6,500 प्लस 15,000 प्लस नंबर ऑफ फ्रेश इशू इनटू कितना करोगे 50 और ये हो गया 12,000। अब ये जो भी वैल्यूज है ना इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना होगा। नंबर ऑफ शेयर्स 750 हो। (31, 15 और 71, 500) 31, 15, 46 माइनस 71.5 और ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 37, मतलब 37,500 आ रहा है। अगर सारा चीज कैलकुलेट कर लेते हैं इधर का और ये इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो 37,500 होगा, चेक करके देख सकते हैं। नंबर ऑफ फ्रेश इशू नहीं हो रहा है, 31,000 प्लस 15,000 माइनस 71,500 करने से नेगेटिव 25,500 आता है, वो उधर जाएगा तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, तो 12,000। अगर स्टेप जंप नहीं कर पाओगे तो लिख के करो, नहीं तो गलत हो। डिवाइडेड बाय 50 कितना आ जाएगा 750 शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर्स हमें इसी तरीके से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कैश का रेस्ट्रिक्शन है। अगर कैश का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो इस तरीके से करने का जरूरत नहीं होता। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सीआरआर कितना यूज करें, क्योंकि वो भी तो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सीआरआर कितना यूज करेंगे, क्यों यूज करना पड़ेगा पता है, अगर मुझे 750 शेयर्स इशू करने को मिलेगा वो भी 50 रुपीज करके, तो कितना पैसा आएगा हमारे पास 37,500। और मुझे कितना पैसा चाहिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड 65,000 चाहिए, तो सफिशिएंट हुआ नहीं हुआ ना। मेरे पास फ्रेश इशू करके 37,500 आएगा और वो इक्विवेलेंट होना चाहिए नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड जो कितना है 65। प्रीमियम तो हम लोग रिजर्व से देंगे, तो 65 चाहिए, बट मेरे पास तो जुगाड़ हुआ है 37,500 का, तो फिर मुझे और क्या ऑप्शन लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो बेच दिया, कैश का भी यूटिलाइजेशन कर लिया, तो फिर क्या करना पड़ेगा सीआरआर। ठीक है, तो यहाँ पर सीआरआर का क्या लिखेंगे, मतलब सीआरआर जो है वो अकेला सपोर्ट नहीं कर रहा है, सीआरआर प्लस क्या हो रहा है प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, वो हमें पता है, वो लिख देंगे डायरेक्टली, अभी निकाल लिया ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड। अच्छा, अब ये फ्रेश इशू कितना आया देखो 750 शेयर्स 50 करके, या फिर तुम लोग वैल्यू भी चाहो तो लिख सकते हो, वो 37,500 जो है, और यहाँ पर कितना लिखोगे 65,000। अब सीआरआर निकाल लो 65,000 27,500, हाँ 27,500 सीआरआर बन गया। ठीक है, अच्छा अब एंट्री कर सकते हैं आराम से। फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट बेचने का कर दो, वही बोला था, ये देखो लाइन बाय लाइन में ना, पहले बोला था इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 लॉस हुआ था ना, बुक वैल्यू ज्यादा था, पीएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट था
18,500 का बुक वैल्यू था। तो देख लो कितना लॉस आ रहा है, बैलेंस करने से पता 3,500। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री शेयर इशू कर रहे हैं, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर इशू किया, कितना हो जाएगा 37,500। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू पे ही तो रिकॉर्ड है। अब ड्यू करो प्रेफरेंस शेयर्स को। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बेच दिया, शेयर भी इशू कर दिया, अब ड्यू करो प्रेफरेंस शेयर्स को। कैसे ड्यू करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना प्रेफरेंस शेयर था, ये देखो 65,000 है ना। अच्छा, इसका नाम हम कुछ नहीं दिया है तो बस इतना ही लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वो तो अभी निकाला था ना उधर, कितना आया था 6500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन निकाला था 71,500 हो गया। ठीक है, अच्छा अब प्रीमियम को राइट ऑफ करो। कहां से राइट ऑफ करोगे, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व कितने का था, बोला था कि पूरा ही रिजर्व सरप्लस में पीएल ही पड़ा हुआ है, पीएल कितने का था, मतलब रिजर्व सरप्लस देखना पड़ेगा 48,000। ठीक है, उसमें से सीआरआर में कितना यूज हुआ है 37,500। वैसे भी पहले मुझे प्रीमियम के लिए रखना ही पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर भी ठीक है, मेरा कम है सीआरआर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज कर ही सकते हैं आराम से। ठीक है, दोनों ही चीज बन जा रहा है, लेकिन पहले मुझे वो हटा लेना चाहिए था। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 48,000 में से 26,7,500 जा रहा है तो भी अवेलेबल है, क्योंकि मुझे तो चाहिए सिर्फ 6,500। तो लिखो पीएल डेबिट 6,500 टू क्या लिखोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना हो जाएगा 6,500। अच्छा, और क्या एंट्री करोगे इसके बाद, पेमेंट करना पड़ेगा, करो पेमेंट। $71,500। ठीक है, बैंक पीएल ये भी ठीक है, हम लोग का पीएल टू। अच्छा, सीआरआर क्रिएट का भी तो एंट्री लिखना पड़ेगा ना, यहाँ सीआरआर क्रिएट हुआ था, इसके पहले इसके ऐसे किसी क्वेश्चन में नहीं हुआ, सीआरआर का लिखो। इसके पहले जो भी क्वेश्चन किया सीआरआर क्रिएट नहीं हुआ ना, लिखो कितना लिखोगे, पीएल डेबिट टू सीआरआर लिखो, फिफ्थ नंबर लिख लो, वो नहीं लिख पाया, पीएल डेबिट टू सीआरआर कितना हो जाएगा 27, शायद कुछ ऐसा था ना 27,500 बस। और एक एंट्री वो पेमेंट वाला। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक कितना हो रहा था 71,500। ठीक है, 71,500 टोटल 6 एंट्री, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अगर तुम लोग इक्विटी शेयर को ऐसे लिखोगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो 2 एंट्री उसमें बन सकता है। ठीक है, 6th नंबर बाकी है, 6 7 देखते हैं कितना सारा, 6 7 8 9 10 और इधर कुछ क्वेश्चन। ठीक है, करके देख सकते हो, क्योंकि इसमें और अलग कुछ सीखने वाला है नहीं। ठीक है, एक ही जैसा मिलेगा शायद। ठीक है, फिर आज इतना।